स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर की ये प्रथम प्रश्न पत्र है, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो इस प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, वहाँ पे अदर सब्जेक्ट के भी आपको पेपर मिल जाएंगे, यानी तृतीय सेमेस्टर के सभी पेपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखो, यहाँ से हमारा जो प्रश्न पत्र है, इस पूरा प्रश्न पत्र हम अच्छे से देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हुए चलेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के अब हम पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? इस परिभाषा पे आप इम्पोर्टेंट लगाओ, स्टार लगाओ, ये काफ़ी अच्छी परिभाषा है और हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये किसकी परिभाषा है? तो ये जो परिभाषा है वो क्रॉनबेक की है। थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के कौन से सोपान हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है सीखने से उत्पन्न अनुभव, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो सोपान हैं ये तीनों के तीनों ही सही हैं। इसका मतलब हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दो क्वेश्चन हमने देख लिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें आप लोग, और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। देखिए, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन का मतलब है जिसमें प्रैक्टिकल होता है। तो वो कौन सा है? देखो, पहला ऑप्शन है इतिहास और नागरिक शास्त्र। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इतिहास और नागरिक शास्त्र में प्रैक्टिकल नहीं होता, दर्शन शास्त्र में भी नहीं होता है, और इसलिए दो विकल्प गलत हो गए। तो चौथा वाला अपने आप ही गलत हो गया, यानी विज्ञान, भूगोल और कृषि, ये जो है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। तो उपचारात्मक जो शिक्षण है उसमें प्रमुख रूप से पाठ्यक्रम, देखो पाठ्यक्रम का चयन बिल्कुल नहीं किया जाता। मूल्यांकन प्रणाली, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मूल्यांकन उपकरणों, ये भी गलत है। तो शिक्षा उपचारात्मक जो शिक्षण है उसमें प्रमुख रूप से शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का चयन किया जाता है। पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखो, जो पांचवा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये हो जाएगा रॉस का, यानी हम जाएंगे चौथे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है। छठा क्वेश्चन कह रहा है क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। तो इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार होता है, इसमें हमने पढ़ा है कि समस्या भी हमारी होगी और हल भी हमारा होगा, इसलिए हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन देखिए दे रखा है, सातवां क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है अभिक्रमित अन्वेषण, बी ऑप्शन है इसमें टोली शिक्षण, और सी ऑप्शन है खुली कक्षा कक्ष। तो देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? अभिक्रमित अन्वेषण भी है, टोली शिक्षण भी है और खुली कक्षा कक्ष भी है, इसलिए हम जाएंगे चौथे वाले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 7 क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया। अब देखिए 8वां ऑप्शन आपके सामने है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है।
तो प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार जो है वो पहले ऑप्शन है ड्रामा, दूसरा ऑप्शन है संगीत। यानी ड्रामा और संगीत दोनों सही हैं, इसलिए हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, 1 और 2 दोनों सही हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं नमा क्वेश्चन। नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आप समझिए। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पे देखो नहीं पूछा गया है, तो रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसका उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य में वृद्धि बिल्कुल सही है, मातृत्व का विकास करना बिल्कुल सही है, लेकिन वही परीक्षाओं की तैयारी कराना ये नहीं है, इसलिए हम जाएंगे चौथे ऑप्शन के साथ। 10वां क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए आप। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी समझते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है ना तो प्रधानाचार्य होता है, ना ही विद्यालय होता है, ना ही अध्यापक होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यार्थी होता है, बालक होता है, इसलिए हम पहले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अब देखो हमने टोटल 10 क्वेश्चन अब तक देख लिए। अब 11वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट क्या है? आपसे बार बार पेपर में पूछेगा ब्लूप्रिंट क्या है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये बहुत ही बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लूप्रिंट जो है वो प्रश्न पत्र की आधारशिला है। क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला है। अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो सामूहिक सहभागिता में नवाचार क्या है? देखो एनसीसी है, बिल्कुल सही है, स्काउटिंग है, बिल्कुल सही है, और रेड क्रॉस स्थापन है, बिल्कुल सही है, इसलिए हम चले जाएंगे चौथे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे उपरोक्त सभी। अब जो अगला क्वेश्चन है ये है ब्लूम टैक्सोनॉमी से। तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। देखिए बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। बीएस ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, तो ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसके तीनों पक्ष पढ़ लीजिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यहाँ पे पूछा है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई थी, तो कब विकसित की गई है? इसमें हम जाएंगे 1956 में। ये 1956 की बात है। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई है 1956 में। आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। और पढ़ना कहाँ से है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो मेरे चैनल पे एक जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है वो बनाई है टॉप साइकोलॉजी। आप टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, वहाँ से मैं आपको ट्रिक से याद हो जाएगी। ट्रिक से तीनों पक्ष बेहतरीन तरीके से 2 मिनट के अंदर अंदर याद हो जाएंगे, वो कभी भी आप नहीं भूलोगे। तो टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उसमें इस वीडियो को डाला हुआ है, वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है मापन का सामान्य सिद्धांत है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत क्या विज्ञान से है? बिल्कुल नहीं है। सामाजिक विज्ञान से? बिल्कुल नहीं है। गणित अर्थशास्त्र से? बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो मापन का सामान्य सिद्धांत है वो गणित से है, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ इसमें चले जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है। देखिए ये जो विकल्प वाला जो भाग था आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 15वां, ठीक है। 15 जो क्वेश्चन है वो विकल्प टाइप के पूछे जाते हैं। मूल्यांकन है, तो देखो आपको हम बता दें मापन और मूल्यांकन के बिना पेपर नहीं बनेगा, तो मापन और मूल्यांकन को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो मूल्यांकन क्या होता है? मात्रात्मक होता है? जी नहीं। और मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों नहीं। मूल्यांकन जो होता है ओनली गुणात्मक होता है, इसलिए हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, ठीक है। अब देखो हमने विकल्प तो सारे पढ़ लिए, अब हम चल रहे हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हम देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता होगा, लेकिन हम आपको बोल देंगे क्वेश्चन क्या है, पढ़ के सुना देंगे। देखिए विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो विश्वसनीयता को कैसे परिभाषित करोगे? देखो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कोई भी परीक्षण उपकरण है, ठीक है, तो परीक्षण उपकरण एक ही समूह पर, अगर आप एक ही समूह पर बार बार प्रयोग करते हो और उसके अंकों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, बिल्कुल सेम आते हैं, तो ये परीक्षण जो है वो विश्वसनीय कहलाता है। क्या कहलाएगा? विश्वसनीय कहलाएगा। अब देखो क्रियात्मक शोध की परिभाषा लिखवा रहा था, तो मैं आपको क्रियात्मक शोध की परिभाषा गुड के अनुसार बता रहा हूँ। किसके अनुसार? गुड के अनुसार बता रहा हूँ।
क्या लिखना था? शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों एवं क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाने वाला जो अनुसंधान है वह क्रियात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा था, अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है परीक्षण, यानी 18वां क्वेश्चन है परीक्षण से आप क्या समझते हैं बताइए। तो भाई परीक्षण क्या है? देखो परीक्षण का मैं आपको बता दूं, परीक्षण का जो संबंध होता है वो मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। परीक्षण का संबंध किससे होता है? मानसिक व मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। और परीक्षण जो होते हैं वो वास्तविकता के निर्धारण करने की जो व्यावहारिक प्रक्रिया है, परीक्षण जो है वो वास्तविकता के निर्धारण करने की व्यावहारिक प्रक्रिया है। परीक्षण का संबंध जो होता है मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। अगला कह रहा है मापन स्तर के 4 स्तर बताओ, यानी मापन के 4 स्तर बताओ। तो देखो मापन के जो 4 स्तर हैं, तो पहला स्तर जो है वो है नामित स्तर और दूसरा हो जाएगा क्रमिक स्तर। देखो लिख देता हूँ मैं आपका, पहला जो है आपका वो है नामित स्तर। ठीक है, पहला है नामित स्तर और दूसरा हो जाएगा आपका क्रमिक स्तर, क्रमित। तीसरा हो जाएगा आपका अंतरित स्तर और चौथा हो जाएगा आपका अनुपातिक स्तर। तो ये 4 स्तर लिखने थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो है एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा, यानी 20वां क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की जो परिभाषा है वो उसमें क्या लिखना था आपको? देखो इसके अनुसार लिखना था जो मूल्यांकन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या लिखना था? मूल्यांकन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही लिखना था और आपका काम हो जाता। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो 21वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। तो निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा है समेटिव असेसमेंट। तो इन दोनों को हम समझेंगे। चलिए समझते हैं अपने लोग इसके लिए निर्माणात्मक और योगात्मक। अब देखो जो योगात्मक है ना, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम समेटिव एवोल्यूशन। ठीक है, और जो आपका निर्माणात्मक है इसी को हम रचनात्मक बोलते हैं, इसी को हम संरचनात्मक बोलते हैं। तो ये है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे ये समझना है। देखो जो आपका रचनात्मक वाला है इसके द्वारा छात्र के ज्ञान के स्तर का पता चलता है। इसके द्वारा क्या है? छात्र के ज्ञान के स्तर का पता चलता है। और जो योगात्मक मूल्यांकन है इसमें अधिगम मूल्यांकन या फिर योगात्मक मूल्यांकन छात्र तथा अध्यापक दोनों को ही सूचना प्रदान करता है कि छात्र में पाठ्य वस्तु से संबंधित ज्ञान कितना है। दूसरा आप इसमें ये लिख सकते हो कि ये जो है वो शिक्षण के दौरान किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन, और ये है संपूर्ण साल का, यानी पूरे साल का ये मूल्यांकन किया जाता है इसमें योगात्मक मूल्यांकन में। अब इसमें अगर मैं बात करूं, उदाहरण की बात करूं, तो उदाहरण कौन से आ जाएंगे? जैसे प्रश्न पूछना, किसमें? संरचनात्मक में या रचनात्मक में। ठीक है, प्रश्न पूछना, परीक्षा लेना, ठीक है, असाइनमेंट आदि इसमें आ जाएंगे। और अंतिम योजना, छमाही परीक्षा, वो इसके एग्जाम्पल हैं योगात्मक मूल्यांकन के। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हो। तो अब चलते हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन के बारे में अच्छे से समझेंगे। देखो 22वां क्वेश्चन है आपका, 22वां क्वेश्चन है ये दक्षता आधारित मूल्यांकन। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है? दक्षता आधारित मूल्यांकन से हमारा अभिप्राय जो है वो क्या है? छात्रों का दक्षता आधारित न्यूनतम अधिगम आकलन। क्या है? न्यूनतम अधिगम आकलन व विश्लेषण करने से है। इससे विश्लेषण करने से लगाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो बीएस ब्लूम से, देखो फिर आ गया। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण। देखो मैंने कहा था बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। तो ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य वही आपको लिखना था यहाँ पे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि
कि भाई साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है, इससे क्या आशा है। तो देखो साक्षात्कार में क्या होता है ना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं वो भाई आपस में क्या है, आपस में आमने सामने बैठकर और मौखिक रूप से जो वार्तालाप होती है हम उसी को क्या बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं। ठीक, ये बात भी आपकी समझ में आ गई। अब जो अगला क्वेश्चन है 25वां, ये कह रहा है एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताओ। एक जो उत्तम परीक्षण है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो उत्तम परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है विश्वसनीयता। ठीक है, दूसरी आप लिख सकते हो वैधता यानी वैध, तीसरा व्यावहारिकता लिख सकते हो आप। 26वां क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम। तो क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के कौन कौन से नाम हैं आप इसमें लिख सकते हो। अवलोकन लिख सकते हो, प्रश्नावली लिख सकते हो और साक्षात्कार भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। देखो शिक्षा जो है ना, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, मान लो प्राथमिक स्तर के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो उस बच्चे को पढ़ाने के दौरान मतलब किसी अलग ढंग से या नए ढंग से या नए तरीके से पढ़ाया जाना बच्चे को ही क्या कहलाएगा, ये नवाचार कहलाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे भी हम समझते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। तो सामुदायिक सहभागिता क्या होती है। देखो विद्यालय के आसपास जो मतलब इसका मतलब ये है कि आसपास के जो भी लोग हैं, ठीक है, जो विद्यालय के जैसे ग्राम प्रधान हो सकता है या प्रबंधन जो समिति होती है उसका जो सदस्य होता है, उनके जो सदस्य होते हैं वो ठीक है। तो इस प्रकार से वो किस प्रकार से विद्यालय का सहयोग करते हैं, तो ये सामुदायिक सहभागिता कहलाती है। अब जो अगला क्वेश्चन है ये है सतत व व्यापक मूल्यांकन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन पे क्या लगाइए, स्टार लगाइए। इस क्वेश्चन पे मैं आपको स्टार लगवाता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा आपसे पेपर में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सतत मूल्यांकन। ठीक है, सतत मूल्यांकन क्या होता है। देखो सतत मूल्यांकन हम आपको बता रहे हैं, इससे क्या होता है, सतत मूल्यांकन से आशय क्या है भाई, छात्र के अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रति माह लेखा जोखा से लगाया जाता है। इस प्रकार सतत मूल्यांकन से तात्पर्य नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन से है। सतत मूल्यांकन जो है नियमित रूप से और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जबकि व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, व्यापक माने बड़ा। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक या क्रियात्मक सभी पक्षों का पूर्ण और व्यापक रूप से आकलन करती है। उसी को हम बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक, अगला जो 30वां क्वेश्चन है आपका, 30वां क्वेश्चन कह रहा है मापन और परीक्षण में अंतर बताइए। तो मापन क्या है और परीक्षण क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखो सबसे पहले हम आपको परीक्षण के बारे में बताते हैं, इसके बाद बताएंगे मापन के बारे में। ठीक है, दो अंतर पूछ रहा है। तो देखो परीक्षण जो होते हैं ना वो मापन से पहले की जाती है। जो परीक्षण होते हैं वो मापन से, इस मापन से क्या है, पहले की प्रक्रिया है या पहले किया जाता है। दूसरा है जो परीक्षण है, परीक्षण का जो क्षेत्र है वो संकुचित होता है। कैसा होता है, संकुचित होता है। अब हम चलते हैं मापन की तरफ। तो मापन में क्या लिखोगे, मापन परीक्षण के उपरांत प्राप्त निष्कर्ष या भौतिक स्वरूप है। ठीक है, और मापन का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। मापन का क्षेत्र व्यापक है जबकि परीक्षण का जो क्षेत्र है वो संकुचित है, ये बात ध्यान रखना। और जो परीक्षण है वो मापन के पूर्व की प्रक्रिया है, जबकि मापन है, मापन परीक्षा के उपरांत यानी परीक्षा के उपरांत प्राप्त निष्कर्ष या भौतिक स्वरूप है। तो ये मापन और परीक्षण में क्या हो गया, अंतर हो गया। अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है वो आपके कौन से पूछे गए हैं। देखो उपचारात्मक शिक्षण, तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। देखो उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें छात्रों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और पता लगा के उसका क्या है, उपचार किया जाता है। ठीक है, वो कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में कुछ नहीं होता है। निदानात्मक परीक्षण में बच्चे को पढ़ने के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनका पता लगाना होता है। तो वो निदानात्मक परीक्षण है। अब क्रियात्मक शोध की उपयोगिता, शोध एवं अनुसंधान, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी, तो हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा।
देखो यहाँ पे भी देखो 38वां क्वेश्चन, बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया। तो देखो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है ना, इस पेपर में कम से कम 5 से 6 अंक दे गई, तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ब्लूम की टैक्सोनॉमी आप 100% याद कर लीजिए, ठीक है। और ब्लूम की टैक्सोनॉमी को मैंने ट्रिक से पढ़ाया है, टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे डाल रखी है, वहाँ पे आप पढ़िए जाके, ठीक है। बहुत ही अच्छे से 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी सारणी आपको याद हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे है अभिलेखीकरण या संपादन का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये आया था। अगला आया था अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं। तो अच्छे प्रश्न पत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो आपको लिखनी थी। 37वां क्वेश्चन था मौखिक परीक्षा क्या होती है, इसके दोषों को स्पष्ट कीजिए। 39वां क्वेश्चन था शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा का पर प्रकाश डालिए। और 40वां क्वेश्चन था प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।